मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स। उसमें भी कौन सा चैप्टर देखेंगे हम? दूसरा चैप्टर होगा बहुपद का। किसका होगा? बहुपद का। और बहुपद का आज इंट्रोडक्शन होगा। क्या होगा? इंट्रोडक्शन। और आप देखोगे इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपकी इतनी क्लियरिटी आ जाएगी टॉपिक को लेकर के कि आपको कन्फ्यूजन ही नहीं बचेगा कोई सा भी, कि सवाल में क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, एक घात क्या होती है, द्विघात क्या होती है, त्रिघात क्या होती है, और रेखी समीकरण रेखी बहुपद क्या होता है, उसके बाद में द्विघात बहुपद क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के बाद में जो क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। लेकिन ये है कि आपको पूरी की पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी अगर समस्या आती है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना है लिख करके कि हमें ये समस्या आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बच रहा है तो वो भी देखना है। अगर थोड़ा धीरे चल रहे हैं तो वो भी बताना है कि हमें स्पीड से चलना है, और स्पीड से अगर चल रहे हैं तो वो भी बताना थोड़ा सा स्लो चलते हैं। तो जिस प्रकार से भी आप अपनी अगर समस्याओं को बताओगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, और समस्या पता चलने के बाद में उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से ही मिलने लगेगा। तो देखते हैं, हम बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या देखेंगे? बहुपद। क्या देखेंगे? बहुपद का, वो भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? बहुपद। तो चैप्टर नंबर होगा आपका, अध्याय होगा कौन सा? दूसरा। अध्याय दूसरा, जो कि जिसका नाम क्या है? बहुपद। क्या होगा? बहुपद। क्लास 10th होगी। क्लास 10th का क्या होगा? मैथ होगा। ये आपको देखना है। अब बहुपद को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो देखते हैं, हम यहां से चलते हैं। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद में देखेंगे रेखी बहुपद होता है। क्या होता है? एक तो रेखी बहुपद होता है, रेखी बहुपद। दूसरा होता है द्विघात, द्विघात बहुपद। एक होता है त्रिघात बहुपद। तो यहाँ त्रिघात बहुपद तक ही आपके क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि रेखी बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में हम देखने वाले हैं कि इसमें कितने मूल होंगे, इसमें कितने मूल होंगे, इसकी अधिकतम घात क्या होगी। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं इसकी अधिकतम घात, इसकी अधिकतम घात, अधिकतम घात इसकी क्या होने वाली है? रेखी बहुपद की, यानी कि इसको हम लीनियर बहुपद भी कहते हैं। यह रेखी बहुपद है। तो इसमें घात क्या होगी? इसमें घात होगी 1। अगर द्विघात बहुपद है, इसमें पहले से ही बोला है द्विघात, तो इसमें घात कितनी होगी? 2। इसमें पहले से ही बोला है त्रिघात, तो इसमें घात कितनी होगी? 3 होगी। अब यहाँ पे देखेंगे शून्यक। क्या देखेंगे? शून्यक। तो यहाँ पर हम देखेंगे शून्यक। अगर घात 1 है तो उसके शून्यक कितने निकलेंगे? 1 ही निकलेगा। अगर घात 1 है, अगर घात 1 है तो उसके शून्यक कितने निकलेंगे? 1 ही निकलेगा। तो उसके शून्यक कितना निकलेगा? 1। अगर घात 2 है तो उसके शून्यक कितने निकलेंगे? 2। अगर घात 3 है तो उसके शून्यक कितने निकलेंगे? 4। अगर घात 4 है तो उसके शून्यक कितने निकलेंगे? 4। घात 5 है तो उसके शून्यक कितने निकलेंगे? 5। यानी कि शून्यक किस पर आधारित होते हैं? तो बहुपद की अधिकतम घात पर आधारित होते हैं। जितनी अधिकतम घात उतने ही शून्यक, उतने ही शून्यक। तो रेखी बहुपद में एक घात होती है, शून्यक 1 होता है। द्विघात बहुपद में घात 2 होती है तो शून्यक 2 होते हैं। त्रिघात बहुपद में घात 3 होती है अधिकतम, तो उसके शून्यक कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इतनी बात आपको पता चल चुकी। अब बहुपद होता है क्या है? हम यहाँ पर स्टार बना के लिखेंगे बहुपद क्या है, बहुपद क्या होता है। तो यहां पर हम देखेंगे बहुपद क्या होता है। तो आप देखो यहां पर अगर मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, तो ये क्या है? एक पद है। क्या है? एक पद है। इसी को हम क्या बोल देंगे? बहुपद में भी जोड़ देंगे, यानी कि ये एक पद हो गया। क्या हो गया? एक पद। हम लिखेंगे 2x प्लस में 3x। तो इसमें एक पद तो ये हो गया, इसमें एक पद ही हो गया, यानी कि इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। कितने पद हो गए? 2 पद। तो ये द्विपद है। क्या है? 2 पद है।
अगर यहाँ पर एक बार अगर मैं लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3x प्लस में 5x माइनस में 2x, तो ये कितने बहुपद है, 1 2 3, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं प्लस और माइनस ही हमें बताते हैं कि ये कितने पद है। तो एक इन दोनों के बीच में प्लस लगा, इन दोनों के बीच में माइनस लगा, तो कितने पद होगा, 1 2 3। यहाँ पर घात वाले नहीं बात कर रहे, अब 3 पद होगा। इसमें कितने पद थे, 1 और 2, यानी कि 2 पद। इसमें कितने पद थे, 1 ही पद था। लेकिन ये n2 में भी आ जाता है कभी कभार। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे क्या, 1 इंटू 2, तो ये कितने पद होंगे, ये देखो, एक पद वाला ये है, एक पद वाला ये है। अगर इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये भी क्या होगा, 1 पद होगा। यानी कि बहुपदों का इंटू बहुपद में करेंगे तो वो एक ही बहुपद होगा। क्या होगा, एक ही बहुपद होगा। बहुपद का इंटू बहुपद में करेंगे तो क्या होगा, एक ही बहुपद होगा। क्या होगा, एक ही बहुपद। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब हम आगे बात लेके चलते हैं, आगे बात लेके चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अभी इसको क्या कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कि कब तो बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद की मान्यताएं देख लेते हैं। बहुपद की मान्यताएं, बहुपद की मान्यताएं, अब यहां देखने वाले हैं कि बहुपद किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में नहीं होता है। तो देखना है हमें कि बहुपद अगर मान के चलते हैं, बहुपद का जो मानक रूप होता है, एक बात पहले देख लेते हैं। यहां पर मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, वो होता है ax वर्ग प्लस में bx प्लस में c। ये बहुपद का क्या है, एक मानक रूप है। ये बहुपद का क्या है, मानक रूप है। ax वर्ग प्लस bx प्लस में c, ये क्या है, बहुपद का मानक रूप है। इसी को कहेंगे हम बहुपद। एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये, कितने पद होगा, 3 पद। और तीनों पद को मिलाकर के क्या नाम दे दिया हमने, बहुपद नाम दे दिया। क्या दे दिया, बहुपद। अब एक और बात समझ लो कि ax वर्ग प्लस में bx प्लस में c, ये क्या है, बहुपद। लेकिन बराबर में मैंने अगर लगा दिया 0, तो ये बहुपद ना होकर के क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके क्या किस में बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। तो बहुपद तो ये था, अभी तक तो ये क्या था, बहुपद। अगर इसके बराबर में मैंने 0 लगा दिया तो वो क्या बन गया, समीकरण बन गया। यानी कि बराबर में कोई वैल्यू अगर रख देते हैं हम तो वो समीकरण बन जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो आगे चलते हैं। तो बहुपद का मानक रूप ये था। अब बहुपद की मान्यताएं देखते हैं। पहली मान्यता क्या है, पहली मान्यता ये है, x कभी करनी में नहीं होगा, करनी में नहीं होगा। पहली मान्यता तो ये, अगर x अगर करनी में है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, x अगर करनी में है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखो आप, करनी में नहीं होगा। अगर मान के चलते हैं ये x करनी में आ गया तो क्या ये बहुपद की कैटेगरी में आएगा? आप बोलोगे कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये एक क्या लिखी है, एक हमने विशेष बिंदु लिखा, करनी में नहीं होगा। दूसरी मान्यता क्या है, x की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझना बात को, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा हूं,
मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करवाता ना तो अभी करवा देता मैं, तो फिर उसमें क्या होता है, आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और फिर आपका जो मैथमेटिक्स का जो बेस होता है वो कमज़ोर होता है। और मैथमेटिक्स का अगर बेस कमज़ोर है ना तो समझिएगा उस बेस पे अगर आप मकान बनाओगे ना तो वो मकान भी क्या होगा, कमज़ोर होगा, कभी भी गिर सकता है वो। इस प्रकार बेस को मजबूत करना होगा हमें। क्या मजबूत करना होगा, बेस को मजबूत करना होगा। और बेस अगर मजबूत है, आधार मजबूत है ना, तो मकान भी उतना ही मजबूत होगा, चाहे 3 मंजिल कर दो या 4 मंजिल कर दो या 5 मंजिल कर दो आप। तो इस प्रकार से बेस मजबूत होना चाहिए। तो आप जो है ना, आप भी समझदार बनिएगा, आप भी समझदार बनिएगा। अगर क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन उठाया और किताब में से ये फलाना फलाना क्वेश्चन उसको सोल्व करने लगे, और पता चल रहा है क्वेश्चन का तो हमें आधार ही पता नहीं है क्या है सिस्टम, ये बहुपद कहाँ से आ गए, ये समीकरण कहाँ से आ गया, ये घाते कहाँ से आ गई, और शून्यक कहाँ से आ गए, ये हमें पता ही नहीं चला। जब ये इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर पाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसका मतलब तो रटना हो गया, वो क्या हो गया, रटना हो गया, और वो हमें करना नहीं है, वो नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका आधार बेस की जानकारी होनी चाहिए। ध्यान से समझना इस बात को, घातक है अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसका बेस आधार जरूर याद होना चाहिए आपको, क्योंकि वहां से आपके क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव सोल्व करना चाहते हो ना, ऑब्जेक्टिव को नहीं रटना चाहते हो ना, तो इस बेसिक को कंप्लीट करना होगा। ये बात बहुत अच्छे से माइंड में उतार लीजिए आप। तो x की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, x की घात कभी भी क्या नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगर ऋणात्मक है तो वो क्या नहीं हो सकता, अगर ऋणात्मक घात होगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये बातें आपको बहुत कम टीचर बताते हैं, आपको समझ लेना बात को। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, x कभी भी बटे में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा। इसका मतलब x कभी भी अपोन में नहीं हो सकता। ऋणात्मक का मतलब मैंने आपको करनी में बता दिया, ये करनी है x, तो कभी भी क्या x करनी में नहीं हो सकता। x की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है, मतलब कि x की घात -2 ये नहीं हो सकती है। और x कभी भी बटे में नहीं हो सकता, कभी भी ये x बटे में नहीं हो सकता। अगर बटे में है तो वो क्या नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इतनी बातें आपको जानकर ये अंदाजा लग गया होगा कि हम किस किस को हम बहुपद नहीं कहते हैं। ये डायरेक्टली ऑप्शन में आता है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, सत्य में आ जाएगा, सही जोड़ी में आ जाएगा, और सही विकल्प में आ जाएगा, एक शब्द में आ जाएगा। तो आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो आप आंसर ही नहीं दे पाओगे। तो ये हो गया। तो ये हमारा क्या था, बहुपद की मान्यताएं थी। अगर ये होती है, ये होती है, करनी में होगा, ऋणात्मक होगा, और बटे में होगा, किस में होगा, बटे में होगा, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। और नहीं होगा तो बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुपद कहला जाएगा। करनी में, ऋणात्मक और बटे, ये अगर 3 चीज होती है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बहुपद कहलाने के लायक ही नहीं है। ठीक है ना, ये बढ़िया बात हो गई आपकी। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आपको मैं बताऊंगा, और आगे चीजें मैं बताऊंगा, और आगे चीजें मैं बताने वाला हूं आपको कि यहां पर बहुपद में क्या होता है, बहुपद में क्या होता है, सबसे पहली बात तो शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। अब शून्यक होते तो वो किस फॉर्म में होते हैं, अल्फा और बीटा में होते हैं, अल्फा और बीटा में होते हैं। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि पहला जो पॉइंट होगा, शून्यकों का योगफल। क्या होगा, शून्यकों का योगफल। क्या होता है शून्यकों का योगफल, तो वो हम लिखेंगे, वो हम क्या लिखेंगे, एक बार मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं यहां पर, एक बार मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं किसकी, बहुपद की। ax का वर्ग प्लस में bx प्लस में c। अब यहां पर एक बात आपको याद रखनी होगी, यहां पर एक बात याद रखनी होगी कि ये जो x वर्ग का गुणांक है, x वर्ग का जो गुणांक है वो क्या है, a है। x वर्ग का गुणांक क्या है, a है, और x का गुणांक क्या है, b है। क्या है, b है, ध्यान से समझना। और यहां पर c का गुणांक क्या है,
1 है, सी का गुणांक क्या है 1 है। तो यहाँ पर बात आपको याद रखनी पड़ेगी, एक्स वर्ग का गुणांक a है, x का गुणांक b है और यहाँ पर c का गुणांक क्या है 1 है। तो देखो ये जो a वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू अचर कहलाती, क्या कहलाती है, चर राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, चर राशि। अब चर राशि में क्या आएगा, a b c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a b c। अब यहाँ पर ये वाली राशि जो होती है, ये वाली राशि, ये क्या कहलाती है, अचर कहलाती है। अचर राशि क्या कहलाती है, अचर राशि कहलाती है। इसका मतलब ए बी सी के फॉर्म में चर राशि क्या होगी, चर राशि होगी। क्या होगी, चर राशि होगी। चर का मतलब ये बदलती रहती है, ये बदलती रहती है, लेकिन x का मान नहीं बदलेगा। x का मान नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो वो क्या हो गई, अचर राशि हो गई। क्या हो गई, अचर राशि हो गई। इतनी बात आपको अगर पता चल चुकी है तो शून्यकों का योगफल देख लेते हैं हम। क्या देख लेते हैं, शून्यकों का योगफल देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे में ए। तो यहाँ पर क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, सी बटे में ए हो जाएगा। ये सी वाला ये है और ए वाला ये बी वाला है माइनस और ये ए है, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे में ए और शून्यकों का गुणनफल सी बटे में ए। ये बात आपको बहुत ही राइट तरीके से ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, बहुत ज़्यादा लगने वाली है, बहुत ज़्यादा लगने वाली है। अब एक बात और देखते हैं हम, अब एक बात और देखते हैं कि भाई ये जो शून्यक निकलते हैं वो किस प्रकार से निकलते हैं, वो किस प्रकार से निकलते हैं। वो निकलेंगे सबसे पहले तो ये एक क्या है, ग्राफ है, ये एक क्या है, ग्राफ। यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये भी क्या है, एक्स अक्ष है। ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये भी वाई अक्ष है। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। तो यहां पर ये बिंदु क्या है, पॉइंट है, मिलन बिंदु, इसको हम जीरो डिनोट करते हैं। अगर हम राइट हैंड तरफ चलेंगे तो प्लस में जाएंगे और अगर लेफ्ट हैंड तरफ चलेंगे तो किस में जाएंगे, माइनस में। उसी प्रकार से अगर हम ऊपर चलेंगे तो वो प्लस में जाएगा, अगर हम नीचे आएंगे तो माइनस में आएगा। अब एक्स, इस एक्स अक्ष को क्या बोल देते हैं, भुज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, भुज। क्या बोल देते हैं, भुज। और इस पूरे वाई अक्ष को क्या बोल देते हैं, कोटि। क्या बोल देते हैं, कोटि बोल देते हैं। ये शब्दावली आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछी जाती है। आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है, आप बताइए कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जीरो है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जाता जाएगा। ये प्लस में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या जा रहा है, माइनस में जा रहा है। ये क्या जा रहा है, माइनस में जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ से चलेंगे हम तो किस में चलेंगे, प्लस में चलेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ चलेंगे तो किस में चलेंगे, माइनस में चलेंगे, -1 -2 -3 -4। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि शून्यक क्या होते हैं। बोले तो शून्यक क्या होते हैं, ये बात हमें याद आती है कि शून्यक होते क्या हैं। तो एक्स वाली भुजा को कोई लाइन जितनी बार काटती है, एक बार काटती है तो शून्यक 1 होगा, 2 बार काटती है तो शून्यक 2 होंगे, 3 बार काटती है तो शून्यक 3 होंगे, 4 बार काटती है तो शून्यक 4 होंगे, 5 बार काटती है तो शून्यक 5 होंगे। मैंने एक लाइन को ले लिया, ये ले लिया, तो इस लाइन के लिए शून्यक कितने होंगे, 1 हो गया। मैंने एक और देख लिया कि इस प्रकार से एक ग्राफ बना दिया, तो इस लाइन ने कितनी बार काटा, एक्स अक्ष को, 1 और 2, तो 2 शून्यक होगा। कितने होगा, शून्यक। अब यहाँ पर मैंने एक बोल दिया कि ये हो गया, तो मुझे बताइए कि एक्स अक्ष को काटने पर ही शून्यकों की संख्या निकलती है। तो यहां किसको काटा है, वाई को काटा है, यानी कि शून्यक इस समय क्या होंगे, 0 होंगे। क्यों, क्योंकि इस लाइन ने कहीं पर भी किसको नहीं काटा,
एक्स को नहीं काटा, एक्स अक्ष को नहीं काटा। अब देखो अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं, ऐसे, तो इस लाइन ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसके शून्यक कितने होंगे, तीन होंगे। कितने हो जाएंगे, तीन। अगर मैं एक और ऐसा बोल दूं कि इस प्रकार से लाइन जाएगी, एक बार और अगर मैं ऐसे निकाल दूं, इसको ऐसे निकाल दूं, ऐसे इस लाइन को, तो एक, दो, तीन, चार बार काटा, तो इस लाइन के शून्यक कितने होंगे, चार। तो शून्यक इस प्रकार से निकलते हैं। तो हमने ये बेसिक तरीका हमने पूरा का पूरा देख लिया। ये बेसिक जब देख लिया बहुपद का, तो अब क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आप